ज़िंदगी एक रंगमंच है और हम सभी कोई ना कोई अपना अपना पात्र निभा रहे हैं। हर एक का अलग अलग पात्र है, कोई अलग। लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि बहुत सारे पात्रों को निभाए, उसे कहते हैं एक सशक्त अभिनेता। मतलब जब वो कुछ ऐसा अभिनय करे जो खुद नहीं है, वैसा कुछ दिखा दे तो लोग तालियां बजाते हैं और कहते हैं वाह क्या अभिनय है। सही है रुचि जी? बिल्कुल। मैं रुचि भार्गव और ये तरुण, हम आपका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। और आज जो शख्सियत हमारे बीच मौजूद है वो पिछले 36 सालों से थिएटर, फिल्म्स, टेलीविज़न में बहुत ही सक्रिय हैं और बहुत ही सशक्त पहचान उन्होंने अपनी बनाई है ना तरुण? और उनकी तो आवाज़ से ही पता चलता है। मैं कोशिश करूं कुछ निकालने। हाँ बिल्कुल। चिड़िया नाल से बाज लड़ावा ता गुरु गोविंद सिंह नाम तरावा। साहब जी, जब चिड़िया एक बाज से लड़ सकती है तो हम तो फिर भी इंसान हैं। तो बिल्कुल तरुण, उनके कई डायलॉग इसी तरह से बहुत ही मशहूर हुए हैं और लोग उन डायलॉग को कई बार दोहराते हैं। तो आइए हम मिलते हैं आज अपने स्टूडियो में पुनीत इस्सर जी से। और साथ में हमारा ये भी सौभाग्य है कि साथ में छोटे दुर्योधन भी यहाँ मौजूद हैं। तो पुनीत जी से जब मुलाकात होनी है, इनसे बहुत सारी बातें होनी है, इस बीच क्यों ना एक इनके जीवन की झलक देख ली जाए। क्यों जी, आइए चलते हैं और देखते हैं इनके जीवन की झलक। तो पुनीत जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका बचपन कैसा था और फिर उस बचपन से आप थिएटर, टेलीविज़न, फिल्म्स तक कैसे पहुँचे? बहुत ही एक हम्बल बैकग्राउंड था। मेरे जो पिताजी थे वो बेसिकली आफ्टर द पार्टीशन जी, वो रावलपिंडी से वो अपने परिवार समेत, अपने पिताजी, मेरे दादाजी, मेरी दादी जी, मेरे पिताजी, उनके 4 भाई, ये सब पंजाब आए। तो अम्बाला में उन्होंने DAV कॉलेज से पढ़ाई की। तो प्लस फिर उसके बाद फिर वो बम्बई आ गए थे जब वो शायद 21-22 साल के थे। सो बिकॉज मेरे ग्रैंडफादर नहीं थे जी। सो दे वर दी जो शरणार्थी कहिए, उन्हें रेफ्यूजीज थे, पाकिस्तान से आए थे। फिर जब बॉम्बे पहुंचे वो, तो फिर उन्होंने फिल्मों में उन्होंने बतौर एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की। वो राज खोसला साहब के पास थे, फिल्मालय स्टूडियोज में काम किया करते थे जी। तो उनका जो तो थी, तो इट वॉज वेरी हम्बल बैकग्राउंड वेयर आई हैव कम फ्रॉम। एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना जी, जो एक तालीम कहिए या जो बच्चों को शिक्षित करना, बहुत ही मेरे पिताजी का वो था कि बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है जी। तो वो बहुत ही तो ज़्यादा पे उस पर ज़्यादा एकेडमिक्स पे ध्यान दिया गया कि भाई बच्चों को पढ़ाई बहुत ही आवश्यक है, ये करें। मेरे पिताजी ने ऑलरेडी
इंग्लिश में दे वाज सेल्फ टॉट पर्सन। पार्टीशन के आने के बाद उन्होंने इंग्लिश खुद डीवी कॉलेज से उन्होंने जी। पास आउट, फिर हिंदी में उन्होंने किया, उर्दू ये वैसे जानते थे। जी हम्बल बैकग्राउंड रहा बचपन से, तो कहेंगे कि बिकॉज मेरे पिताजी जो थे वॉज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, सो फिल्मों की बातें अक्सर घर में हुआ करती थी। जी, तो कहीं वही बातें आपको आगे एक सशक्त अभिनेता बनाने में कामयाब रही। इस बीच ये बात करूँगा कि छोटे होते हैं तो बच्चे बहुत सारी शरारतें भी करते हैं, कुछ बच्चे शांत स्वभाव के होते हैं। अगर आपकी बात करें तो पढ़ते थे तो कहीं वास्तव में जो फिल्मों में विलनगिरी वाला जो सीन है, क्या वहाँ वास्तविक लाइफ में बचपन में हाँ जी, होता मैं बहुत ही मस्ती करता था, वॉज अ वेरी नॉटी किड। जी। ज़्यादा मैं वॉज वेरी एग्रेसिव और बहुत ही हाइपर मैं चाइल्ड था। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, जब मैं पैदा हुआ था तो मैं 3.5 पाउंड का पैदा हुआ था, अरे वाह। और तब जाके अभी हाल है कहीं मैं 8-10 पाउंड को तो पता नहीं क्या हो जाता। तो कुछ ऐसी कुछ बातें आज भी जहन में कहीं ना कहीं याद आती है कि उस वक्त ऐसा किया था तो पिताजी ने डांट लगा दी थी या हाँ मम्मी जी, ने कहा। खेलने का बहुत शौक था। हम्म, तो एक घर का एक नियम था, भाई ये फलाना टाइम है, और शाम को वहाँ पे एक हमारा मंदिर था, तो वहाँ पे जो घंटी बजती थी शाम के 7 बज गए, और भाई सूरज डूबा और जैसे बत्ती ऑन हो आपको आपके घर पे वापस आना है। जी। और मैं जब नहीं पहुँचता था, मैं भूल जाता था एज अ चाइल्ड, तो फिर उसके लिए पनिशमेंट मिलती थी, जी। मार भी पड़ती थी, तो खूब मार खाई है माता पिता की। मैं समझता हूँ वो सब एक प्रोसेस है अपब्रिंगिंग का। जी। तो जो एक बच्चों में एक कहते हैं ना, एक डिसिप्लिन डालना बहुत ही आवश्यक है। हाँ संस्कार। संस्कार कहिए, हाँ। एक रूल्स रेगुलेशंस मैं समझता बहुत ही जरूरी होते हैं। तो आप यही संस्कार सिद्धांत। हाँ जी, ये रहा, लेकिन सौभाग्यवश ये मेरी तरह शरीर नहीं है, बहुत ही स्टूडियो, बहुत ही अच्छा बच्चा है। जी। तो आई एम अ वेरी फॉर्चुनेट फादर कहूँ, वो सारी जो मैं इसकी तारीफ अपनी धर्मपत्नी की करना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ जो घर जो बनता है और जो बच्चों को जो संस्कार या जो नियम जो लागू किए जाते हैं, वो घर की जो माँ होती है वो करती है। तो इसी बात पर आपकी मदर की भी बात करेंगे और सिद्धांत की मदर की बात करें। उससे पहले पुनीत जी, आपकी मदर, क्योंकि मदर का रोल बहुत बड़ा होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके बारे में आप कुछ कहना चाहें तो क्या बात? हाँ जी, मेरी मम्मी का नाम था सरोजिनी देवी। जी। तो बहुत ही प्यार वाली थी वो, और बहुत ही बड़े दिल की थी। तो मतलब अगर घर पे हमारे जी घर का एक रहा है, हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं, और एट एनी गिवन टाइम कोई भी 10-15 लोग भी आ जाएं तो घर में खाना कभी कम नहीं हुआ। वाह। तो ये रहा है जी। जो हम हम्बल बैकग्राउंड के थे, एक मिडिल क्लास हाँ। फैमिली से थे, लेकिन हमारे घर में अक्सर देखा है लंच पे, डिनर पे, मेरे पिताजी के दोस्त यार, मेरे दोस्त यार, कोई भी आ जाए तो खाना जो है सब मिलके मतलब पीपल कुड ईट। सो ये मैंने देखा कि हमारे घर में एक उत्सव का एक माहौल हुआ करता था। तो जो भी घर पे आए वो मतलब वो भूखा ना भूखा जाए। नहीं भूखा ना जाए। जाए। जी। मैं बीच में अब सिद्धांत से जानना चाहूंगी कि पिताजी के पिताजी तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, हाँ। आपके पिताजी कैसे हैं? जी, ये तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है। इनफैक्ट मतलब ये बचपन से हमारा हम फ्रेंड्स जैसे रहे हैं, दोस्त जैसे रहे हैं, और हमारे घर में अनुशासन लागू, डिसिप्लिन मेरी मम्मी करती है। शी इज़ द डिसिप्लिनेरियन, एंड हमारी हमेशा एक फ्रेंड जैसी ही एक रिलेशनशिप रही है बचपन से। सो आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट, एंड एज जैसा कि इन्होंने कहा कि मैंने शरारतें की भी नहीं है, मस्ती की नहीं ज़्यादा, तो मम्मी का डर। तो हाँ, बस मम्मी का डर है। तो सर डर वाली बात यह है कि ये तो अपनी मम्मी से डरते हैं, कहीं आप भी इनकी मम्मी से? हाँ जी, वो पंजाबी में कहा था कि शहर जिना दे वसना ते हाँ जी करना। क्या बात है, क्या बात। देखिए डर नहीं है वो, मैं समझता हूँ वो प्यार है जी। क्या है कि जब मुझे पता है कि शी इज़ अ वेरी राइट पर्सन, तो उसको अच्छा बच्चों का भी कोई भय नहीं है माँ का, कि भाई हम उनको नाराज नहीं करना चाहते, हम उनके प्यार में कोई कमी नहीं चाहते। तो बेसिकली मैं समझता हूँ वो प्यार है। तो बिल्कुल। जो भी हम डिसिप्लिन हमारे लिए, केवल इनके लिए नहीं, मेरे लिए भी है कि घर का एक जो माहौल जो है, तो बहुत ही अच्छी बात है जी, वो तो होना चाहिए। बेसिकली वो प्यार है जी। जी। और इस प्यार भरे माहौल से जब हम शिक्षा की बात करते हैं, जब आगे अगर थिएटर और सिनेमा की बात करते हैं, तो एक बहुत गहन अध्ययन अभिनय का होना बहुत आवश्यक है। आप मानते हैं, और आपने उसको मानते हुए कहाँ शिक्षा ली, ये बताएं। जी, मैं आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर पहले जो रुचि थी, आई गॉट इनटू मार्शल आर्ट्स।
अच्छा, आई एम 8th डिग्री ब्लैक बेल्ट इन मार्शल आर्ट्स। वाह। तो खैर वो उस वक्त बुद्धि इतनी नहीं थी, जवानी का जोश भी था, गर्म खून भी था, तो फिर वो प्रैक्टिस करना, झगड़े करना, मारा मारी करना, उसको प्रैक्टिस, तो वो इट बिकेम अ रूटीन। सो मेरे पिताजी को था कि यार ये गलत कर रहा है, तो आई वांटेड टू जॉइन द आर्मी। अच्छा। हाँ जी, मुझे था कि भाई मुझे देश की सेवा करनी, मुझे फौज ज्वाइन करनी है। और मेरी जो कदो कामत कहिए, जो डील डॉल है, बिल्कुल सर। आई वाज वेरी फिट फॉर दैट। तो फिर उनका था कि बेटे, तो अच्छा बम्बई में रहने से मेरी ज़बान बहुत ही ख़राब थी। ज़बान ख़राब इन द सेंस जो उच्चारण कहिए, जो लैंग्वेज था वो बिल्कुल बम्बैया था। अरे अपन क्या खाएंगा पिएंगा, अपन जाएंगा, तो दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज, बिकॉज जो दोस्त यार बम्बई वाले थे। जी। अच्छा, पिताजी जो थे उन्होंने हिंदी में वो जी। पूरा महारत हासिल की हुई थी, उर्दू, इंग्लिश। तो उनका था यार बच्चे की ज़बान तो साफ होनी चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि पुनीत, अच्छा मेरा ये था जी, इट इज़ स्पीच इम्पेयरमेंट। ये मैं अपने दर्शकों को जी। बताना चाहूँगा बताइए। कि आई हैड अ स्लर। मेरी ज़बान इतनी फास्ट मैं बात करता था कि इट वाज नॉट ऑडिबल, लोगों को समझ में नहीं आता था मैं क्या बोल रहा हूँ। और एक तरह का मुझे उसका कॉम्प्लेक्स भी था। तो मैं अक्सर पीछे, आई वाज इनटू मार्शल आर्ट्स, तो वो ध्यान उसमें ज़्यादा लग गया, और कि बात जहाँ बात करने की बात आए तो मैं पीछे हट जाता था। तो मेरे पिताजी को था कि यार ये नहीं, ये लड़के की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, रोशन तनेजा साहब का एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट था, एक्टर स्टूडियो जी। और स्टेनिस लेवेस्कीज मेथड स्कूल ऑफ एक्टिंग। सो बेसिक उनका था कि ठीक है, तुमको फौज ज्वाइन करनी है वो तुम करना, बट तुम ये एक्टिंग का कोर्स करो, बिकॉज ये न केवल कि तुमको एक्टर बनाएगा, एक बट यू डीलिंग विद साइकोलॉजी, स्पीच को भी क्लियर। आपका स्पीच डिक्शन पे आपको वहाँ पे काम होगा, Confidence. तो वो होगा। तो मैं बताना चाहूँगा, जब आपने मुझे बताया, ओम पुरी सर मेरे डिक्शन के मेरे प्रोफेसर रहे थे, वो मेरे सर थे, मेरे गुरु वो हैं। जी, वो हमारे इस कार्यक्रम में आ हाँ जी, चुके वो हैं आज आपने बताया जी। तो ओम पुरी सर जो थे वो हमारे डिक्शन लिया करते थे। फिर एक प्रदीप वर्मा सर थे, वो हमारा स्पीच, एंड कई नसीर ने भी आकर हमारी क्लासेस ली हैं स्पीच की। जी। फिर बाद में आप टीचर भी रहे हाँ स्पीच जी। एंड डिक्शन। तो क्या हुआ कि फिर जब वहाँ गए तो पहले तो बहुत ही ख ख ग घ ये जो नुक्ते हैं, फिर जो उच्चारण सही होना चाहिए, तो पहले तो समझ में नहीं आया। फिर जब समझ में आने लगा तो मेरी रुचि उसे बहुत बढ़ी। जी। यार ये तो कमाल चीज़ है यार। और जब यू अंडरस्टैंड योर प्लेसमेंट, आपकी वॉइस की प्लेसमेंट क्या है, वॉइस कल्चर क्या है, इन्फ्लेक्शंस, इंटोनेशंस, तो और मेरा क्या है जी, मैं कहते हैं एक होता है सिख, एक होता है सरदार, एक होता है निहंग। तो मैं मतलब मेरे घर में मुझे बोलते हैं तुम बिल्कुल निहंग हो। तो जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता हूँ, फिर मैं वो गए घोड़े के ब्लिंकर्स की तरह मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ। बिल्कुल। तो मेरा था कि यार ये मुझ में खामी है, मेरी जो जबान साफ नहीं है, तो द स्पीच मुझे ये ठीक करना है, एंड आई हैव टू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। वो 2 साल का कोर्स था जी। वो कोर्स तो किया, और एक रात को मेरा कॉम्प्लेक्स था मुझे मेरे पिताजी से बात करने में, बिकॉज उनकी जबान बहुत ही मीठी, साफ, उच्चारण इतना सही। तो रात को हम सो रहे थे, तो मैंने कहा कि पिताजी, डैड, मैं आपको कुछ एक पैराग्राफ सुनाना चाहता हूँ। जी। तो हम सो चुके थे। बोलते मैं लाइट ऑन करूँ? मैंने नहीं, आई विल जस्ट स्पीक। उन्होंने कहा कि हाँ सुनाओ। तो फिर मैंने उन्हें जो मैंने सीखा था, मैंने उनको एक पैराग्राफ सुनाया। तो ही वाज सो हैप्पी हियरिंग कि भाई वो बच्चा जिसकी हमको ऑडिबल ही नहीं थी जबान, हाँ। तो वो इतना बढ़िया उच्चारण के साथ मैंने उनको। तो और आज फिर आपकी पहचान इसी डिक्शन से वो तो बाद और में बनी स्पीच से बनी। जी। तो फिर मेरा था कि भाई ये मेरे में खामी है, तो आई एम गोइंग टू मेक दिस माय प्लस पॉइंट। जी। देन आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन दिस, आई वाज द फर्स्ट स्टूडेंट रहा मैं। वाओ। और उसके बाद फिर रोशन तनेजा साहब ने मुझसे कहा कि पुनीत, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ पे स्पीच और डिक्शन की क्लासेस लें। क्या बात है है, क्या सर, बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि जहाँ पढ़े वहाँ पढ़ा। वहाँ पे मैंने और 3 साल पढ़ाया जी। मतलब ये इससे बड़ी प्रेरणा नहीं हो सकती तो जीवन में। इनफैक्ट रुचि जी, मुझे ये लगता है कि जैसे जो चीज कमजोरी है उसी को आपने ताकत बना ताकत लिया। बना ये लिया। बहुत एक मैं बहुत कमजोर बच्चा था जी। मैंने जी, कहा आपसे आवाज की बात 3.5 पाउंड का था। एक आवाज की बात की, और अभी भी आपसे बात पतला कर था रहे जी हैं। मैं। तो मेरा था कि मुझे दारा सिंह बनना है। तो दैट टाइम हमारे जो वो हीरो थे वो दारा सिंह ही थे, या हनुमान। मतलब हनुमान से बड़ा सुपर हीरो कोई नहीं हुआ। जी। महादेव, मैं शिव का भक्त हूँ।
तो हनुमान जी जो है मतलब ही इज दी आइडल, कहते हैं ही मैन जिसे कहते हैं ना जी। अभी आप देखिए सुपरमैन जितने भी जो पात्र आप देखते हैं ये सारे प्रेरित, इनकी प्रेरणा तो हनुमान से ली है। यहाँ पर सुपरमैन की बात हुई है तो मैं 1987 में आपको लेकर चलता हूँ। 83 सर 87 हाँ, उस वक्त की बात है जब हम सुपरमैन को अगर सोचते थे तो वो आपका चेहरा आया था सिनेमा के पर्दे हाँ जी, पर। हाँ जी। तो उस वक्त का जो सुपरमैन का जो वो वाकया था, कुछ उस बारे में कुछ शेयर करना इन द चाहेंगे? सेंस पीपल वांटेड टू मेक अ फिल्म, तो दे वांटेड, सी दैट टाइम उस समय बॉडी पे कोई बहुत कम लोग ध्यान देते थे। तो आई वाज ओनली वन हु यूज्ड टू डू, हु हैड अ परफेक्ट 10 फिजिक। सो इट वाज, आई यूज्ड टू डू मार्शल आर्ट्स, आई यूज्ड टू डू वेट ट्रेनिंग, मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी दैट टाइम। मैं 78 की बात कर रहा हूँ, 75 76 की। तो वो मैंने एक दौर शुरू किया, तो मेरा था कि आई मस्ट बी द, आई वांट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ इंडिया। वाह। मैं अपनी वो शरीर भी वैसा ही बनाऊंगा मैं। तो यहाँ पर हमेशा मैंने एक चैलेंज लिया है, उस पे काम किया है। एक मेरे को एक टर्निंग पॉइंट के बारे में पूछूं कि आपका मन था आर्मी में जाने का, फिर आपके पिताजी ने कहा कि डिक्शन सुधारो, वो आपने तो किया। वो- तो ये फिल्मों में कहाँ से वो क्यों हुआ था कि turn मुझे हुआ? रुचि पैदा हुई थी, अच्छा। मुझे अच्छा लगने लगा। ओके। तो आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट, जो मैंने जो 2 साल का हाँ। कोर्स किया। जी। तो फिर वहाँ पे अच्छा फिल्में तो देखते थे, फिर एक फलानी फिल्म का क्यों असर हम पे ज्यादा है। भाई एक फिल्म देखो, वही एक कलाकार है बट उस कलाकार ने फलानी फिल्म में बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि वो फिल्म लिखी बहुत अच्छी थी, जी। उसका निर्देशन बहुत अच्छा था। अब अमित जी को अगर मैं याद करूं तो मुझे दीवार याद आती है, जी। या जंजीर याद आती है। अगर कॉमेडी मुझे अमर अकबर एंथनी याद आती है, लेकिन उनकी मिली, उनकी आनंद, जी। वो फिल्में कितनी अच्छी हैं, कमाल फिल्में। सूक्ष्म, उन्होंने जी। बहुत ही अच्छा काम किया है। हाँ। नमक हराम देखिए आप उनकी, जी। तो जया भादुड़ी जी को आप देखें तो उपहार देखिए, अब गुड्डी देखिए, नुतन जी मेरी फेवरेट कलाकारा रही है। जी। तो इस तरह तो देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग, एक्टिंग। तो फिर कि आई विल स्टिक टू दिस, मैं यही करना सबसे चाहूँगा। पहले अगर कैमरे के सामने जाने का जब मौका मिला जी। या पर्दे पे आने का, हाँ जी। तो वो मौका कैसा था? उससे पहले आप असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे कहीं? जी हाँ, बिकॉज ये एक्टिंग कोर्स करने के बाद मेरा था कि अगर यही काम करना है तो इसका ये तो प्रैक्टिकल नॉलेज थी जी। अब नहीं, ये तो थियोरेटिकल होगी। नॉलेज थी, तो क्यों ना आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन की जाए। तो फिर मैं एज एन असिस्टेंट मैंने काम किया। आई वाज एन अप्रेंटिस, 8th 10th असिस्टेंट इन याराना फिल्म थी एक, अरे वाह। जैसे अमित जी उसमें थे, फिर अमजद एक खान थी साहब थे। नटवर लाल, उसमें एज एन अप्रेंटिस काम किया टू गेन प्रैक्टिकल नॉलेज कि क्या होता है, कैसे होता है। संघर्ष करके। हाँ जी, संघर्ष, बिकॉज किस तरह वे कलाकार किस तरह प्रिपेयर करता है, वो किया। फिर मेरे पिताजी ने एक फिल्म बनाई थी प्रेम गीत, बहुत ही, जिसमें बहुत ही फेमस गाना था, होंठों से छू लो तुम मेरा मेरा गीत गीत अमर कर दो। उन्होंने जगजीत सिंह को एज अ म्यूजिक डायरेक्टर ब्रेक मेरे पिताजी ने दिया था। अच्छा। वाह। तो राज बब्बर का एज ए हीरो ब्रेक प्रेम गीत मेरे पिताजी ने दिया था। वाह। उसमें अनीता राज को भी ब्रेक दिया गया था। वो पिक्चर बहुत ही सुपरहिट थी, बहुत अच्छे गाने थे। तो उस फिल्म में मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने काम किया। जी। तो ऐसा- उस वक्त ऐसा पहले पिताजी फिल्म बना रहे तो मैं भी आना चाहिए हूँ, कहीं मन में बच्चों को ख्याल आना आता? चाहिए, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। उनका था कि भाई तुम्हारी लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी है, तुम करो, पर ये सीख लो, सीखो, ये सीखना बहुत ही जरूरी है। जी। तो That's क्या what I mean. सिद्धांत के साथ भी ऐसा था कि जी, मेरे साथ, मैंने इनके साथ काफ़ी असिस्ट किया है, ऑन पंजाबी फिल्मों में असिस्ट किया है इनके साथ, बल्कि जो प्ले भी हमने साथ में ही लिखा है। तो आई बीन राइटिंग विद हिम, वर्किंग विद हिम, एंड सी मेरी जर्नी थोड़ी अलग रही है, बिकॉज हाँ। जब मैं पैदा हुआ था तब तक महाभारत हो चुका था, बल्कि जब महाभारत अपने उरूज पे था 1990 में, आई वाज बोर्न देन। जी। सो वैसा सक्सेस जो उन्होंने देखा था तब, आई वाज बोर्न अराउंड दैट टाइम। तो मैं तो इन अ वे बचपन से टीवी सीरियल्स के सेट्स पे, इन्होंने एक धारावाहिक बनाया था हिंदुस्तानी, डीडी पे ही आता था। जी। तो कितने, हाउ मेनी 200 एपिसोड चला, उसके सेट्स पे जाना। फिर उन्होंने हेमा जी के साथ बनाया था जय माता की, दैट वाज आल्सो फॉर दूरदर्शन। जी। सेट्स पे जाना बचपन से, गर्व के मूवी सेट्स पे जाना। तो माय जर्नी हैज बीन वेरी डिफरेंट, मींस फ्रॉम चाइल्डहुड मॉम was बोलती थी he पढ़ाई a करो। strict boss or you used to Yes, take advantage? जब मैं सेट्स पे जाता था और इन्हें देखता था एज अ डायरेक्टर, ही यूज्ड टू बी अ टास्क मास्टर, एंड मैं तो बच्चा था, खेलता था सेट्स पे, बट व्हेन आई यूज्ड टू सी हिम वर्क, मुझे लगता था कि अरे बाप रे, यू नो। फिर मैंने इनके साथ काम करना शुरू किया और इनसे सीखा, मतलब हर चीज़। आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट। इनफैक्ट इन्होंने बात की कि उन्होंने रोशन तनेजा जी के साथ में स्पीच एंड डिक्शन की, तो ये मेरा लक रहा है। आई मीन आई फाइंड माई सेल्फ ग्रेटफुल
जो जो एक एक पैराग्राफ जो इनको उनसे मिला, जी। इन्होंने मुझे हैंड ओवर किया। वाह। तो जो इन्होंने जो 30 साल मेहनत की और जो लोगों से एक्ट करके जो सीखा, फिल्मों में जो सीखा, जो इन्होंने जो एक्सपीरियंस गेन किया, ही जस्ट हैंडेड इट ओवर टू मी। जी, वो 30 साल का अनुभव आपको अनुभव मिल गया। एक एक पैराग्राफ जो इन्होंने अपने एक्टिंग स्कूल में सीखा, जो अलग अलग फिल्मों में कभी कुछ मैंने परफॉर्म कई किया। मेरे को अच्छा लगता है जी, कोई कुछ शेर व शायरी हो गया, कुछ जी। पैराग्राफ को अच्छा लगता है, मैं खुद हाथ से लिखता हूँ और उस पे कंठस्थ याद करके उसको परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। और रेफरेंस पॉइंट, जैसे जब अभी मैं तो 1990s में बड़ा हुआ हूँ, तो सिनेमा काफ़ी चेंज हो गया, एक्टिंग काफ़ी चेंज हो गई, बट जी। इन्होंने मुझे गाइड किया कि सिद्धांत, तू अमित जी की शोले तो सबने देखी है, जी। बट ये फिल्म देख, ये शायद इतनी चली नहीं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इसमें बहुत अच्छी थी। तो I दिलीप thought- साहब की हाँ, फिल्म। जी जी। राम और शाम देखी, हाँ। मैं राम और शाम देखो, हम्म। उनकी संघर्ष एक फिल्म थी, जी। गंगा जमुना थी। हाँ जी। तो जो परफॉर्मेंस जो है, तो बला साहनी की फिल्म Yes. देखो, 2 बीघा जमीन देखो आप, काबुली वाला देखो। So मैं बहुत फॉर्चुनेट था, एंड इन्होंने कहा कि अगर डिक्शन पे काम करना है तो जयद्रथ वध, रश्मि रथी, इन किताबों को पढ़ो। अभी मेरी जनरेशन में, मतलब मैंने 2-3 एक्टिंग कोर्सेज किए, 4-5 साल बाहर थिएटर किया, ऐसा कोई नहीं है जो ये किताबें पढ़ता है। जी। बट आई वॉज फॉर्चुनेट, ये मेरा अच्छा लक था कि इनके वजह से मुझे कम पड़- चांस ये मिला। एक अच्छा है कि वो की वही चीज इनको कैरी हो गई इधर इधर। एक धरोहर होती है एक तरुण, अभी कहानी। महाभारत की बात आई, जी तो आपकी पहचान महाभारत से बनी जी। और अब भी आपको दुर्योधन हाँ। के नाम से ज्यादा जाना जाता है। तो महाभारत कैसा एक्सपीरियंस रहा, या उससे जुड़ी कोई घटना बहुत ही आप बढ़िया जी। सुनाना चाहें तो? क्या था जी कि मैं 1982 में जी। मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी, कुली। जी। सॉरी 83 में आई थी, जी। बट वो 82 में वो एक दुर्भाग्यवश एक हादसा हो गया था जिसमें अमित जी को मेरे हाथ से कुली- लग गया कुली था। फिल्म की बात कुली कर फिल्म रहे की हैं, बात जी। कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्या था कि तो क्या एक एक छाप लग गई थी, पुनीत सेरेजर ही इज अ फाइटर। एक तो कदो कामत, डील डॉल, बॉडी बिल्डर, अमेजिंग बॉडी, हाइट बॉडी, ऊपर से मार्शल आर्ट्स करता है, 8th डिग्री ब्लैक बेल्ट है, ये तो जान से मार देगा आदमी को। बन गया था। जी। तो लोग डर के मारे काम देते नहीं थे। तो मेरा 6 साल का संघर्ष रहा, जी। 82 to 88। और 6 साल तक आप इस तो जो जद्दोजहद मैं में रहे। करना चाहता था उस तरह के मुझे रोल्स नहीं मिलते थे। मैं बहुत ही इंटेंस एक्टर था। जब इंस्टीट्यूट में हम करते थे तो इमोशन वाज माय फोर्टे, कॉमेडी वाज माय फोर्टे। जी। वो तो फिर अच्छा हुआ क्या कि कुली के हादसे के बाद एक वो छाप लग गई कि ये तो पुनीत सर इज अ फाइटर, फाइटर। खाली नेगेटिव रोल्स कर सकता है। जी। अच्छा, उसके बाद जो रोल्स मिलने लगे वो हेंचमैन के रोल्स मिलने लगे, जी। छोटे मोटे। तो मैं खुश नहीं था। अच्छा, जिन फिल्मों में, कुछ फिल्मों में काम बहुत अच्छा किया, वो फिल्म सुपरहिट भी हुई, लेकिन वो फिल्म चली नहीं। जी। एक पाले खान फिल्म की थी, बहुत- शक्ति सामंत की मैंने, बहुत बढ़िया रोल, तो फिल्म चली नहीं। अच्छा, एक फिल्म की पुराना मंदिर, विच इज द काइंड ऑफ आइकॉनिक सुपरहिट फिल्म है, आई वाज लीड इन दैट, बट उस फिल्म से बतौर कलाकार आदमी को फायदा नहीं हुआ, बिकॉज वो रैमसे की फिल्म थी, हॉरर फिल्म जी। वो हॉरर। हॉरर फिल्म थी वो। तो मैं खुश नहीं था जिस तरह के मुझे रोल्स ऑफर हो रहे थे। और हम तो एक हम्बल बैकग्राउंड से आए थे, आई वॉज मैरिड, तो हम आई कुड नॉट चूज करी भाई मैं वेट करूंगा, मैं काम को मना करूंगा। तो जो मुझे काम मिलता था हम तो करते थे, बिकॉज मुझे पैसे कमाने थे, अपना घर चलाना था। तो रोज कुआं खोदो, रोज खाना खाओ, ये हमारा चलता था। तो फिर मुझे पता चला कि बी आर चोपड़ा साहब जो हैं वो ये महाभारत बना रहे हैं, ये धारावाहिक है, और ही वांट्स एक्टर्स कंप्लीटली फॉर 3 years। 3 साल तक। 3 साल को उनको एक्टर्स चाहिए, 2 साल तो शूटिंग के लिए और 1 साल पहले तैयारी के लिए। अच्छा। तो मेरा था कि यार ये सही है। जी। तो मैं जब चोपड़ा साहब के पास पहुंचा तो मुझे देखते, हाँ बहुत अच्छा है, ठीक है इसको आप भीम बना दो, पुनीत सर भीम कंफर्म। अच्छा। अब मैं चुप, बहुत बड़ी मुश्किल से मैंने गट्स गैदर किए और मैंने कहा कि चोपड़ा साहब सर, मैंने महाभारत पढ़ा है और मैं जो हूँ, मैं इसमें मैं भीम नहीं करना चाहता, आप कृपया मेरा दुर्योधन के लिए ऑडिशन दीजिए। जी। तो पहले तो गिव मी अ लुक। तो पंडित नरेंद्र शर्मा जी भी थे जी। और डॉक्टर आई मासूम रजा साहब रजा भी साहब थे। थे। हाँ। तो उन्होंने मुझे पहचान, उन्होंने मेरा एक ऑडिशन देखा था और उन्होंने कहा कि नहीं बहुत बढ़िया कलाकार है, इज वेरी। तो बोलते बेटे लेकिन तुमको पता है ना, तुमको तो उसमें डायलॉग्स बोलने पड़ेंगे। चोपड़ा साहब ने मुझसे कहा, क्योंकि मेरी इमेज क्या थी, एक फाइटर की इमेज थी जी। हाँ। कि भाई दुर्योधन तो मीन्स यू हैव टू, भीम के लिए करेक्ट है, हाइट बॉडी। मैंने नो सर बट आई हैव रेड दी महाभारत, तो मैं चाहूंगा कि मैं ये करूं।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर मेरा ऑडिशन, आप कुछ मेरे जी मैंने पढ़ा है, मैंने जयद्रथ वध पढ़ा है, ये पढ़ा है, तो सुनाओ कुछ। तो मुझे आज भी याद है, मैंने खड़े होकर जयद्रथ वध उन्हें सुनाया था। सर तो कुछ डायलॉग उस वक्त इसी का हम भी बात सुन पर सकते हैं? एक डायलॉग। अच्छा, मैं आपको जयद्रथ वध की, देखिए ये 35-36 वर्ष, बताइए 86 की बात कर रहा हूँ सर मैं ये। जी। तो मैंने खड़े होकर मैं थोड़ा सा सुनाया उनको। तो वो यूं था जी के वाचक प्रथम सर्वत्र ही, जय जानकी जीवन कहो, फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। वाह। अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। क्या बात। इस तत्व पर ही कौरवों का पांडवों से रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। वाह। सब हिल मिलकर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो, भारत न दुर्दिन देखता, मचता महाभारत न जो। वाह। हो स्वप्न तुल्य सदैव को, सब शौर्य सहसा खो गया, हा हा इसी सम्राज्ञनी में सर्वस्व स्वाहा हो गया। दुर्वृत्त दुर्योधन जो शठता सहित हठ ठानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारत नहीं हूं रणरक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। हम जिस तरह से चुप हो गए उस वक्त वो भी चुप हो गए होंगे सर। तो भाई इसकी जबान इतनी साफ है भाई। फिर मैंने बताया कि भाई मैं एक्टिंग कोर्स कर चुका हूँ, मैं तलफ़ुज़ सिखाता था। तो कहा कि आई हैव गॉट माय दुर्योधन, दैट्स हाउ आई गॉट माय दुर्योधन's कैरेक्टर। सर एक सवाल जो कि मुझसे बहुत लोगों ने पूछा था कि हाँ जब जी। भी आप पुनीत जी से मिले तो ये सवाल ज़रूर करना, आपने पांडवों को इतना परेशान क्यों किया? वो तो पात्र था जी, वो तो दुर्योधन का जो कैरेक्टर वो है, ही वाज एन एक्सट्रीम। भाई वो क्या इन बिटवीन नहीं है जी, वो आइदर ब्लैक और वाइट, इन बिटवीन नहीं है कुछ भी। अगर प्यार किया तो कर्ण को फिर इतना प्यार किया कि उसके लिए 2 बार राज्य दान कर दिया। जी। और जब जिनसे नफरत है उनको तो सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं देगा वो। ऐसी कोई घटना आपको याद आती है जब लोगों ने ओह, रिएक्ट करा हो इस कमाल पर? कमाल, मुझे याद है जी। हम जयपुर में, इनफैक्ट जयपुर में ही हम महाभारत के क्लाइमैक्स की शूटिंग, वॉर सीक्वेंस हम शूट कर रहे थे। और जब कर रहे थे तो एक यहाँ के बहुत बड़े उद्योगपति थे, मारवाड़ी जी थे, पता नहीं जी। मैं नाम भूल गया उनका, जी। उन सज्जन का, वेरी बिग पर्सन, पैलेशियल उनका हाउस था। तो उन्होंने पूरी टीम को आमंत्रित किया कि आप आके हमारे साथ भोजन करेंगे। जी। तो चोपड़ा साहब, रवि चोपड़ा साहब, सारे कलाकार, हम सब थे। तो ह्यूज लंबा सा टेबल था, अब टेबल पे सब कलाकार बैठ गए। अब ऐसा कुछ हुआ कि मैं बैठा था और मेरे पास रूपा गांगुली जो द्रौपदी थी वो बैठी थी, और सामने अर्जुन और नितेश जी। ये सामने बैठे थे, और पंकज धीर जो कर्ण बने थे वो बैठे थे। तो जो पीछे जो दरवाजे में वहाँ पे कुछ औरतें घूंघट में खड़ी थी, वहाँ पे खुसर फुसर कुछ हो रही थी। अच्छा। अब हमने तवज्जो नहीं दी। उतने में एक लेडी आई और उसने रूपा गांगुली के कान में कुछ कहा कि आपको बुला रहे हैं। शी गोज देयर, और एक वो मैं देखा तो शी वेंट, और एक ओल्ड उनकी जो दादी जी होंगी उनसे कोई बात की होगी शायद, उन्होंने वो मिलना चाहते होंगे मे भी। जी। उसके बाद रूपा जब वापस आई तो वो शर्माते हुए आई और हंसते हुए आई, और बजाय मेरे पास आके जहाँ पे बैठी थी वो जाके अर्जुन और कृष्ण के पास आके बैठ गई। खैर मैंने ध्यान नहीं दिया। जी। जी। एक्चुअली उसको बोला गया था कि तुम उस दुष्ट के पास क्यों बैठ रही हो। वो तो हुआ, खाना परोसने का शुरू हुआ, तो घर की जो उनकी परंपरा थी कि जो लेडीज थी घर की, वो जो स्त्रियां हैं वो सबको खाना परोसेंगी। जी। तो वो सब परोसते आए, जैसे मेरी बारी आए तो मेरे जो पास में थे उनको परोसे, फिर मुझे टर्न करके चले जाएं, इनको परोसे और आ गए बाकी। तो मुझे घर की लेडीज ने नहीं परोसा, मुझे जो घर के सर्वेंट्स थे वो आके परोस रहे थे। अच्छा जी। मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है। तो जैसे वो दादी जी आए ना, पर मैं कि जी आप मुझे भी दीजिए, बोली दुष्ट, इतना क्रोध, 5 गांव दे देता तो जरा क्या बिगड़ जाता तेरा। ये हुआ था सर, ये तो कमाल का ये, वाक्य है। मतलब मैं समझता हूँ दिस इज अ पर ये कॉम्प्लीमेंट, दैट मींस compliment, उनको जी। वाकई लगा कि वाकई दुर्योधन है। सर आज के ज़माने में अब दुर्योधन की जब हम बात करते हैं तो अभी जो दुर्योधन को लेके आप कर रहे हैं उससे पहले क्यों ना उस दुर्योधन का जो आपने किरदार निभाया आज भी अजर अमर है। तो एक कोई आपको उस वक्त का डायलॉग याद आता है? मामा श्री शकुनी के सामने जिस तरह से आप आते थे। मामा श्री मुझे 12 चाहिए।
हाँ ये और वो जिस तरीके से डालते थे पैसे कमाल। सर आज आपने दुर्योधन को फिर से एक सोच के साथ नए तरीके से लिखा है और इनफैक्ट आपके सुपुत्र सिद्धांत भी उसमें आपका साथ दे रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताएं, किस तरह से रंगमंच के लिए आप तैयार कर रहे हैं? क्या जी, मैं थिएटर पहले किया करता था, बहुत ही एमेच्योरिश लेवल पे हमने कॉलेज डेज में किया था। फिर मैं जब बिग बॉस में गया, मैं आई वाज अ फाइनलिस्ट, हमने देखा था। 5 days आई वाज देयर। वापस आया तो फिर एक दिल्ली का थिएटर ग्रुप है, राहुल भुच्चर, इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि पुनीत जी हम एक प्ले बना रहे हैं, रावण पर आधारित है वो जी। और आपसे बेहतर कोई रावण नहीं बन सकता, तो हम चाहते हैं कि आप उसको सुने। मैंने कहा थिएटर आइए सुनाइए, क्योंकि मैंने रावण पे एज ए राइटर डायरेक्टर हमने बहुत काम किया हुआ था जी। क्योंकि मैंने साउथ में बापू गारू के लिए भागवत में एक धारावाहिक था तेलुगु में, उसमें सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स मैंने किए थे, जय विजय, हिरण्य कश्यप, हिरण्याक्ष, फिर रावण, सारे मैंने पात्र किए। तो रावण की मेरी बहुत ही इन डेप्थ मैंने स्टडी की हुई थी जी। जब ये तो मैंने कहा कि आप जो रावण बना रहे हैं वो फिर बढ़िया बनाइए, फिर सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करिए, होनी चाहिए। फिर वो प्ले किया तो वो सुपर हिट प्ले हमने आपके जयरंगम में भी हमने परफॉर्म किया था और बहुत ही अप्रिशिएट भी हुआ था। तो वो किया, तो फिर हमारा था कि क्यों ना महाभारत को फिर से हम पेश करें जी। आजकल की जेट सेट एज में आप देखिए बच्चे हैं, वो 90 घंटे कहाँ लाएंगे, आप उनको दिखाएंगे भी सारे धारावाहिक। तो मेरा था कि दुर्योधन और कर्ण के दृष्टिकोण से हम इस महाभारत को व्यक्त करेंगे जी। उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज वी ऑलवेज फील कि दैट हिस्ट्री हैज बीन रिटन बाय विक्टर्स। इतिहास वही लिखता है जो विजयी होता है। जी। तो दुर्योधन का भी एक पक्ष है, कर्ण का भी एक पक्ष है, उसको लाएंगे और एट द सेम टाइम किसी भी पात्र की गरिमा कम नहीं करेंगे जी। जस्टिस सबके साथ करेंगे, बट इनका पक्ष जरूर रखेंगे। स्टोरी वही है, खाली जो देखने का नजरिया हमने बदला है बेसिक। सो देन वी टुक अबाउट 1-1.5 साल लगा हमें इसको स्क्रीन प्ले स्ट्रक्चर करने में। तुम्हें जो कुछ कहना था तुम कहती, मैं सहता सब चुपचाप, किंतु पिता निर्दोषी मेरे, उनका तिरस्कार करना है पाप। राहुल भुच्चर, इन्होंने मुझे फोन किया कि पुनीत जी हम एक प्ले बना रहे हैं, रावण पर आधारित है वो जी। और आपसे बेहतर कोई रावण नहीं बन सकता, तो हम चाहते हैं कि आप उसको सुने। मैंने कहा थिएटर आइए सुनाइए, क्योंकि मैंने रावण पे एज ए राइटर डायरेक्टर हमने बहुत काम किया हुआ था जी। क्योंकि मैंने साउथ में बापू गारू के लिए भागवत में एक धारावाहिक था तेलुगु में, उसमें सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स मैंने किए थे, जय विजय, हिरण्य कश्यप, हिरण्याक्ष, फिर रावण, सारे मैंने पात्र किए। तो रावण की मेरी बहुत ही इन डेप्थ मैंने स्टडी की हुई थी जी। जब ये तो मैंने कहा कि आप जो रावण बना रहे हैं वो फिर बढ़िया बनाइए, फिर सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करिए, होनी चाहिए। फिर वो प्ले किया तो वो सुपर हिट प्ले हमने आपके जयरंगम में भी हमने परफॉर्म किया था और बहुत ही अप्रिशिएट भी हुआ था। तो वो किया, तो फिर हमारा था कि क्यों ना महाभारत को फिर से हम पेश करें जी। आजकल की जेट सेट एज में आप देखिए बच्चे हैं, वो 90 घंटे कहाँ लाएंगे, आप उनको दिखाएंगे भी सारे धारावाहिक। तो मेरा था कि दुर्योधन और कर्ण के दृष्टिकोण से हम इस महाभारत को व्यक्त करेंगे जी। उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज वी ऑलवेज फील कि दैट हिस्ट्री हैज बीन रिटन बाय विक्टर्स। इतिहास वही लिखता है जो विजयी होता है। जी। तो दुर्योधन का भी एक पक्ष है, कर्ण का भी एक पक्ष है, उसको लाएंगे और एट द सेम टाइम किसी भी पात्र की गरिमा कम नहीं करेंगे जी। जस्टिस सबके साथ करेंगे, बट इनका पक्ष जरूर रखेंगे। स्टोरी वही है, खाली जो देखने का नजरिया हमने बदला है बेसिक। सो देन वी टुक अबाउट 1-1.5 साल लगा हमें इसको स्क्रीन प्ले स्ट्रक्चर करने में। फिर क्या रखा जाए, महाभारत तो बहुत बड़ी है, कहाँ से शुरू करें, कैसे करें। टॉक अबाउट द सूत्रधार। हाँ, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वहाँ पे था मैं समय हूँ, तो यहाँ पे क्या अभी हमें 90 मिनट में मतलब 2-2.5 घंटे में पूरी महाभारत दिखानी है जी। तो हमारा था हम कहानी को आगे कैसे लेके जाएं। तो हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे जैसे वहाँ पे मैं समय हूँ, हरीश भिमानी जी की आवाज़ थी जो। सो हमने एक कैरेक्टर क्रिएट किया, कुरुक्षेत्र की रणभूमि, मीन्स द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, जो धरती है, जो धरित्री जो है, धरती माता वसुधा, जिसने इतना रक्तपात, इतना खून खराबा देखा है जी, और वो आके उसका अपना क्रंदन, उसका रुदन है, उसका रुदन है। हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने हमने उस पात्र को ये कैरेक्टर तो किया है। बहुत ही कितना बड़ी ये इसका आइडिया है जी, इसे दान में प्लान किया। मेघना मलिक जी, क्योंकि मैं उनका शो देखता था लाडो जी, तो जिसमें अम्मा जी बनती, तो आई फेल्ट दैट
एक जो एक एनर्जी लानी है स्टेज पे, आई मीन इतना बड़ा प्ले जहाँ पे इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, जी। यू नो, एक जो सूत्रधार होगा उसको जस्टिस करना चाहिए। तो So ये approach अक्सर हमारे चैलेंज आया जी कि आप किसी बड़े अमित जी की या शत्रु सर की आप आवाज ले आए। ये थोड़ा स्टीरियोटाइप हो सूत्रधार जाता। से हटकर एक हाँ। नई सोच। हमने क्या किया औरत- कि सूत्रधार तो है, लेकिन एक लेट द धरती माता जो धरती से उत्पन्न होती है, उसने होती पूरे रक्तपात 18 दिन का युद्ध, ये विध्वंस देखा है उसने, वाओ। और फिर वो बात करती है। और क्या बात उनका एक रोना ये है कि तुम मेरे ही पुत्र हो और एक दूसरे का खून बहा रहे हो, तो खून तो मेरा ही बह रहा है ना। हाँ। सो उनका पूरा एक पेन माँ हम का- लेके आए हैं। तो मदर अर्थ, मदर अर्थ। वी क्रिएटेड दिस कैरेक्टर कॉल्ड मदर अर्थ। वाओ, एंड सो नाइस। हमारी जो पूरी कहानी है उसको आगे वो बढ़ाती है। हम्म, एंड फोकस रहेगा दुर्योधन करण पे, लेकिन जो लीव्स लेने हैं स्टोरी में हम उनके थ्रू ले लेते अब हम फोकस इस बात से थोड़ा सा दुर्योधन की तरफ ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं दो दुर्योधन हैं। हैं। जी आप दुर्योधन के नाम पर तो अजर अमर दुर्योधन है, जी। एक आप भी दुर्योधन इसमें, क्योंकि दुर्योधन के बालपन का आज जी, बाल्यवस्था को आप निभा रहे हैं। गुरुकुल का जो जी। तो आप अपने पिताजी को इस दुर्योधन को सोच के थोड़ा सा इंस्पायर होते हैं या उसके बहुत। इक्वल जाने की कोशिश जी करते हैं? देखिए, क्या? मेरा तो क्या है कि जैसा कि मैंने कहा कि मैं जब पैदा हुआ था तो महाभारत उरूष पे था। हम्म, आप मानेंगे नहीं कि जब मैं पैदा हुआ तो एक घटना हुई थी। जो नर्स थी उसने आके मेरी मम्मी से कहा था कि जूनियर दुर्योधन इज बॉर्न। ये एक्चुअली हुआ था, क्योंकि तभी इतना क्रेज था महाभारत का कि लड़का पैदा हुआ तो उन्होंने ये नहीं कहा कि लड़का हुआ है, हम्म, जूनियर दुर्योधन इज बॉर्न। हम्म, तो आई थिंक इट्स डेस्टिनी या जो भी है। एंड जब ये रोल इन्होंने कहा कि तू कर, हम्म, क्योंकि मैं लिख तो रहा था इनके साथ, तो मैंने बोला ठीक है मैं करता हूँ। तो इसमें क्या था कि सबसे बड़ा वही बात है, मेरा एडवांटेज है कि मेरे पास में एक रेफरेंस पॉइंट ऑलरेडी है इनका। एंड मैं जो एक दुर्योधन दर्शा रहा हूँ वो एक बहुत वल्नरेबल दुर्योधन है, एक 18-19 साल का बच्चा है जी, तो ही इज मोर फ्रेजाइल, मोर फ्रिकल माइंडेड, मतलब वो गलतियां कर सकता है। जो ये दिखाते हैं वो एक राजा, मतलब ही इज लाइक द किंग, ही इज गॉट पावर, डोमिनेंस, मतलब वो कंट्रोल कर रहा है सब कुछ। मेरा वो नहीं है, ही इज वल्नरेबल, वो गलतियां कर सकता है, वो बदतमीज है, वो कुछ भी कर सकता है। एंड देन दैट इज कैरीड फॉरवर्ड बाय हिम। जैसे अगर ये मैं जो जड़े हूँ एक पेड़ की, तो ये पेड़ है, तो आई एम शोइंग द रूट्स। तो ये साइकोलॉजी जो दुर्योधन की है ना, उसे मैं स्टेज पे दर्शा रहा हूँ तो बेसिकली। आप इसी का कोई अगर आपका जी। डायलॉग अगर दुर्योधन का हो तो आपका एक डायलॉग सुनेंगे, उसके जो बाद में कैरी मेरा- करते हुए इन पे आ जाएंगे। तो मेरा बेसिकली दुर्योधन हमेशा मानता था कि ये जो युग है और ये जो इतिहास है ये मेरे नाम से जाना जाएगा। हम्म, आज हम पांडवों को जानते हैं दुर्योधन की वजह से, आज हमने गीता सुनी है दुर्योधन की वजह से। अगर दुर्योधन नहीं होता तो आज हमारे सामने भगवत गीता नहीं होती। जी, उसका लास्ट में वो कहता है कि मेरे युग को मेरे नाम से आगे जाना जाएगा, ये पांडव हुए थे दुर्योधन के युग में, इतिहास ये बतलाएगा। वाह, मीन्स आज जो वो जो युग था वो दुर्योधन का था। हम्म, तो ये उसका जो मेरा जो फाइनल जो डायलॉग है वो ये है। इसमें बहुत खूबसूरत जी मुझे लिखा है ना जी, जी, जी। क्या है कि 5 विकार, हमारी पूरा जो हाँ। क्रक्स कहानी का है हम्म, कि दुर्योधन में ये 5 विकार भरे हुए थे, हम्म, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, सुख ईर्ष्या, दुख सुख दुख और महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा। जी, अब उसके जो गुरु आके उसको समझाते हैं कि भाई तू ये छोड़ दे, उसका अपना लॉजिक है। जो मेरा सीन ही ये है कि जो गुरु आके कहते हैं कि दुर्योधन 5 विकार त्याग दे, हम्म, अब पहला क्रोध, विकार है घमंड, क्रोध। ईर्ष्या, क्रोध सुख पहले दुख। क्रोध से क्या क्या होता है, अच्छा उसको ये छोड़ दे। अपनी इंटरप्रिटेशन देते कि क्रोध नो आपके लिए क्रोध है, क्रोध तो तो मेरे लिए जहां गुरु जी। आके कहता है कि दुर्योधन क्रोध त्याग दो, रोष बढ़ाता दोष बुद्धि से, कि ये प्रॉब्लम होती है, बोलता है मैं कैसे क्रोध त्यागूं, मैं क्यों त्यागूं? हम्म, जो क्षत्रिय जो त्याग देगा तो मतलब मैं तो खत्म हो जाऊंगा, मैं जी। क्यों त्यागूं क्रोध, जैसे से द लाइंस। यू नो। तो जो क्षत्रिय अन्याय कर्म को बिना क्रोध से जाता है वो इतिहास कलंकित करता। मीन्स मैं कैसे त्यागूं क्रोध को? Correct. फिर वो कहता है कि तू अहंकार त्याग दे, तो बोलता है ये अहंकार नहीं मिला भीख में, मैंने इसे स्वयं कमाया, मैंने इसे स्वयं कमाया है, कमाए। अर्जित किया है ज्ञान भी बल भी, तभी अहंकार ही आया है। हम्म, हर चीज का वो एक आंसर देता है। बोलता है ईर्ष्या त्याग दे, बोलता है नर को ईर्ष्या प्रेरित करती, ये मानव की शक्ति है, ईर्ष्या प्रोत्साहन है विकास का, ईर्ष्या ही विकास की भक्ति है। मीन्स
हर चीज का उसको एक आंसर है। सुख दुख का इतना बहुत व्याख्या बोलते बहुत कमाल की है। बोलते सुख दुख में कैसे मैं त्याग दूं, कि भाव शून्य होकर मैं कैसे जीऊंगा। सुख दुख में संभाव बनाना मुझे तो बात असंभव लगती है। ये आदर्श वाक्य है केवल, ना व्यवहारों में चलती है। जो ये बुद्धिज्म जो आप जो बातें करते क्योंकि हैं आप एक ये काल्पनिक बातें हैं, प्रैक्टिकलिटी में मैं कहाँ से हाउ कैन अ मैन, वो इट इज वेरी डिफिकल्ट। जी। नहीं करूंगा मैं। हाँ मैं तो एंड में बोलता है महत्वाकांक्षा महत्वाकांक्षा, बोलता है महत्वाकांक्षा की प्यास कर्म करने को प्रेरित करती है। वो नर पत्थर हो जाता है जिसकी इच्छा मरती है। मीन्स Yeah. एवरीवेयर कि ये जो 5 विकार है इन्हें मैं अपने जीवन में अस्त्र बनाऊंगा। ये सद्गुण इन्हें मैं मत जिनको आप बुरा कह रहे हैं, कि क्रोध त्याग दो, विकार जो घमंड विकार त्याग है दो, वे आपके लिए विकार है, मैं इनको सद्गुण मैं बनाऊंगा सद्गुण बनाऊंगा और अपने जीवन में यूज करूंगा, और अपने जीवन निर्माण कार्य में इनको अस्त्र बनाऊंगा। अस्त्र बनाऊंगा। क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, सुख दुख, महत्वाकांक्षा को छोड़ो तुम, इन 5 विकारों को त्यागो और जैसे नाता जोड़ो। 5 विकार जिन्हें आप कहते सद्गुण, उन्हें मैं बनाऊंगा। मैं जीवन निर्माण कार्य में उनको अस्त्र बनाऊंगा। परंतु दुर्योधन, जाइए पितामह जाइए, मुझे अब ज्ञान ना सुनाइए, पर जाते जाते मेरी भी एक घोषणा सुनते जाइए। मैं इतिहास नया लिखूंगा, मेरा प्रण सुने सकल संसार, मेरी घृणा अग्नि में सारे कुल का होगा संहार। विचित्र वीर के ज्येष्ठ पुत्र का मैं हूं ज्येष्ठ पुत्र बलवान। अरे मैं तो अंधा नहीं तो फिर क्यों ना मिले मुझे शासन स्थान। मेरे युग को मेरे नाम से आगे जाना जाएगा। ये पांडव हुए थे दुर्योधन के युग में, इतिहास ये बदलाएगा। जी, जिस तरीके से एक यूँ कहें कि कमजोरी थी या विकार था, उसको आपने स्पीड में बोलने वाले को आपने अपना जो सद्गुण बना लिया, वो परफेक्ट रहा। हम बात करेंगे जब अक्सर अगर अभिनय की बात करते हैं तो आपको देखते हैं तो एक कद काठी नजर आती है। सर उम्र बढ़ती जा रही है पर ये बॉडी बिल्डिंग वाला जो ये जोश है सर, ये स्टिल आप में है। ये देखिए, मैं तो हमेशा मुझसे कोई पूछता है, मैं कहता हूँ मैं 24 साल का हूँ और मैंने तब स्टीयर्डर लिया था और आगे नहीं बढ़ना। वैसे आई एम 61, आई विल बी 61 दिस ईयर, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि उम्र से बाल सफ़ेद होते हैं, खून नहीं। खून थोड़ा ही सफ़ेद होता है इंसान का। तो सर फिटनेस के लिए अगर हम बात करें आपकी, तो आप थोड़े टिप उन बच्चों को भी दीजिए जो कि आजकल पढ़ाई लिखाई में होते हैं, बोले कि नहीं हम जिम जाके क्या करेंगे, लेकिन जब हम आपको देखते हैं तो इंस्पायर भी होते हैं। 2 दिन जाते हैं फिर बंद कर देते हैं, नहीं हाथ पैर दुख रहे। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो वर्कआउट है ना जी, ये केवल बच्चों के लिए नहीं, हर वर्ग 50 साल, 40 साल, 60 साल, 80 साल, 35 साल सबको करना चाहिए। बिकॉज देखिए, द डीजनरेशन ऑफ द बोन स्टार्ट्स व्हेन यू ग्रो अप। जैसे आप एक 18-20 साल के हो जाते हैं, या बोन स्टार्ट्स डीजनरेटिंग। जी करेक्ट। उसको कोई नहीं रोक सकता। आप उसको डिले कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? जब आप मसल ट्रेनिंग करेंगे तो बोन के आसपास की जब मसल को आप स्ट्रांग करते हैं तो आपके बोन डीजनरेशन जो होती है रुक जाती है। एंड हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है जी, कि ये एक बहुत ही गलत नोशन है कि यार जवानी में दंड बैठक पे कि जवान हुए तुझे एक्सरसाइज करो। जैसे 35 ही, अब तो यार शादी हो गई, अब तो क्या, और 40 अब तो बूढ़े हो गए यार, 50 के बाद तो खत्म। अगर आप सोचोगे तो आप वाकई बूढ़े हो जाओगे। सोच बनाती है। पुनीत जी, आपकी बॉडी बिल्डिंग से और उससे मुझे एक आपकी वो इच्छा भी याद आ रही है जब आप सेना में जाना चाहते थे। हाँ जी, आप गए नहीं पर आपने बॉर्डर फिल्म करी। हाँ, तो बॉर्डर का एक्सपीरियंस कैसा था? और हाँ जी, उसके बारे में टॉक अबाउट दिस बॉडी वेट ट्रेनिंग की बात करूं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देयर इज नो एज। ऑन द कॉन्ट्री, जवानी में तो आपको एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज गाड़ी नहीं, आप नई गाड़ी खरीदें, कोई गाड़ी की चूचू कोई आवाज नहीं होती, कोई वेयर एंड टेयर नहीं होता जी। तो गाड़ी पुरानी होती है, फिर सर्विसिंग की ज्यादा जरूरत होती है। करेक्ट जी। तो लाइकवाइज व्हेन यू आर 40 यू मस्ट वर्क आउट, इट्स अ मस्ट। 50 के बाद इट इज कंपलसरी, 60 के बाद तो बहुत ही जरूरी है। क्या बात है सर। इसी के साथ में कुछ खाने पीने का भी कुछ विशेष ध्यान रखते हैं सर आप? देखिए क्या है कि
हमारा जो हिंदुस्तानी खाना है बहुत ही बैलेंस्ड है। ग्रीन वेजिटेबल्स ज़रूर खाइए, पीपल मस्ट ईट ग्रीन्स। वेजिटेरियन फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी। प्रोटीन्स हैं, बहुत ज़रूरी हैं, आपको हर तरह के प्रोटीन मिल सकते हैं। और ये जो शॉर्टकट जो लोग करते हैं ना कि भाई स्टेरॉइड्स ले लो, ये नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अच्छे से खाना खाएं, बड़ा मेहनत करें, जी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एज, फॉर विमेन ऑल्सो। पता औरतों के लिए वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। एवरीबडी मस्ट डू। करेक्ट। तो दैट्स, मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि जितने बूढ़े जवान जो भी हैं, कल से बस शुरू हो जाए, 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए। बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही योनियों के बाद ये आपको शरीर ईश्वर ने दिया है, क्या बात है। और आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो आप निरोए हैं। अगर आपके पास ये शरीर है तो उसका बिल्कुल उसका ध्यान दीजिए। सर यहाँ पर रुचि जी हाँ के जी, उस सवाल की हाँ, बात रुचि जी का करें। सवाल था बॉर्डर। जी। यस, इट वाज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस। यू वोंट बिलीव, उससे पहले ना मैं ऑलरेडी बॉर्डर से पहले एक परमवीर चक्र एक सीरियल आया था, चेतन आनंद साहब ने जी, बनाया था। जी। मैंने उसमें यदुनाथ सिंह का पात्र किया था, जी। जी जो परमवीर चक्र विजेता। हाँ। तो वो मैं कर चुका था। ऐसा कुछ है कि मेरे घर में हमारे घर में, हमारे रिश्तेदारों में आर्मी का माहौल बहुत बहुत रहा है। वी हैव हैड 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स इन द हाउस एंड 2 मेजर जनरल्स हमारे घर में। सो मुझे पता था कि इनकी लाइफ कैसी होती है। क्या हमने आर्मी कैंटोन में हम जाके रहे हैं, उनके घरों में हमने फायरिंग की है, हमने हॉर्स राइडिंग की, बहुत कुछ था। जब मुझे बॉर्डर का जब ये पात्र मिला रतन सिंह का, तो मैंने कहा आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। तो मैं 1 महीना पहले मैं चला गया था। मैं उस रेजिमेंट के साथ रहा। जी। जो सूबेदार मेजर था वो किस तरह उठते हैं, उनका लिंगो किस तरह का है, जी। किस तरह बात करते हैं, 1 महीना उनके साथ रहा। उन जवानों के साथ एक्सरसाइज करना रोज सुबह, उनका जो फिजिकल ट्रेनिंग का जो सेशन था, आई शुड डू दैट। फिर 1 महीने बाद जब हमारा पूरा यूनिट आया, तो मुझे पहचानने में उनको देखो कि आई वाज वन ऑफ द क्या बात है। सर उसका डायलॉग जो मैंने कोशिश की थी तो सर कोई डायलॉग अगर बॉर्डर का आपको बॉर्डर याद का, वो बहुत खूबसूरत था। जो वो सनी देओल कैजुअली कहता है, कहता बड़ी क्या था, सनी कहता है कि भाई जहाँ पे रतन सिंह तेरे को भूख लगी तो खाना खा ले। बोला हाँ साहब जी, बड़ी ढाडी भूख लगी है, और दिल करता दुश्मन दे टैंक नू तंदूर च भुन के खा जावा। यस यस यस, फैंटास्टिक। सर ये अभिनय का आपकी जो यात्रा है बहुत अच्छी है। इस बीच निर्देशक के तौर पे भी आपने सलमान खान को निर्देशित किया, फिल्म थी गर्व। तो निर्देशन का एक जो एक स्वाद था, उसको लेने की इच्छा। It started in 1995. मैं एक धारावाहिक कर रहा था, जुनून, सुपर हिट सीरीज थी, डीडी मेट्रो पे आता था। तो फिर मैंने कहा कि आई वांट टू डायरेक्ट समथिंग, एंड ये जो कि लोगों का क्लोज बॉक्स है, क्लोज मीडियम, आई हैड मेड अ सीरीज कॉल्ड हिंदुस्तानी। जी। इट वाज एन एक्शन सीरीज, देशभक्ति पे, और पूरे एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की कहानी थी। वो बहुत ही ख्याति प्राप्त हुई उसको। इट इज़ अ सुपर हिट सीरीज। फिर उसके बाद मैंने एक सीरीज बनाई जय माता की, हेमा जी को लेकर। तो सारी माताओं पे आधारित था वो, जितनी देवी नौ दुर्गा। हाँ जी, तो वो हेमा जी ने उन कैरेक्टर्स को किया था, विच आई हैड रिटन एंड आई हैड डायरेक्टेड। वो मैंने धारावाहिक बनाया। उसके बाद मैंने कहा कि टेलीविजन नहीं करूँगा, अब मैं फिल्म करूँगा। जी जी तो मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी। फिर मैं सलमान के पास गया। सलमान अ वेरी डियर फ्रेंड। जी। तो हमारी मित्रता कुछ 35-40 वर्षों की है। जी। बीन फ्रेंड्स फॉर द लास्ट 40 years. तो आई वेंट अप टू हिम, सलमान आई गॉट दिस स्क्रिप्ट, आई वांट टू डायरेक्ट दिस फिल्म। तो ठीक है, सब्जेक्ट सुना, उसको इतना अच्छा मुतासिर हुआ वो, बहुत खुश होता है, डन, वी मेक दिस फिल्म। दैट्स हाउ गर्व हैपेंड। जी। फिर मैंने गर्व बनाई। आपको बड़ा गर्व होता होगा पिताजी के बारे में जानकर। बिल्कुल। अगर कुछ आपके इंसिडेंट की हम बात करें तो कभी स्कूल में भी होता था कि अरे ये तो उनका लड़का है, ये आपके पापा तो वो हैं, आपको कुछ ज़्यादा अलग से कुछ जी ट्रीटमेंट मिलता था देखिए, स्कूल? मैं जब छोटा था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे फादर इतने स्ट्रांग आदमी है जी। तो मैं कुछ भी बदमाशी करूंगा वो आके किसी को भी मार देंगे। तो थोड़ा ऐसा, पर ऐसा बहुत छोटा था तब ऐसा लगता था। जी। बाद में तो नहीं। और दूसरा, मैं भी थोड़ा एग्रेसिव था, क्योंकि मैं इनकी फिल्में देखता था, तो मारा मारी तो थोड़ा वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। पर अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था। आई मीन वी वर वेरी ग्राउंडेड चिल्ड्रन, मम्मी की वजह से एंड इवन पापा की वजह, क्योंकि बाहर दुनिया में ये जो भी थे, घर पे ही वाज आवर फादर। तो हम बहुत ग्राउंडेड बच्चे थे वैसे। अभी तो एग्रेशन नहीं दिखता, बहुत सौम्य नहीं, है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो बिल्कुल सौम्य है। हाँ। यहाँ पर बात करते हैं आपकी मदर की। तो जी। सर उनसे मुलाकात कैसे हुई थी आपकी? क्या वो भी कोई फिल्म का सेट था या नहीं, नो। शी कम्स, हर पेरेंट्स वो फ्रॉम द फिल्म्स। उनके जो ब्रदर ही वाज अ सुपरस्टार
चाइल्ड एक्टर सत्यजीत पुरी, जी जिन्होंने फूलों का तारों का जो गाना है उसमें जो बच्चे वो हैं, जो हरे राम हरे कृष्ण में जो बच्चे जी, थे, जी, जी, फिर यमुना अनुराग, देवानंद, फिर धर्म करम में वो शोर पिक्चर में शोर जो पिक्चर बच्चे में थे। थे, वो अनुराग फिल्म में थे। अरे वाह। वेरी फेमस चाइल्ड स्टार। तो मेरी वाइफ का नाम है दीपाली, वो सत्यजीत की छोटी बहन है। अच्छा। और उनके पिताजी भी वो पंजाबी फिल्मों में ही वाज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर। मेरी जो मदर इन लॉ थी वो न्यू थिएटर्स में कलकत्ता में शी वाज एन एक्ट्रेस। तो था, दीपाली नेवर वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस। तो वी मेट एट अ डांस पार्टी, किसी बर्थडे पार्टी पे हम गए थे। तो वहाँ हम जब मिले, जब बातचीत हुई तो मुझे लगा कि भाई शी इज द राइट पर्सन फॉर मी। वी स्टार्टेड मीटिंग, देन वी कोर्टेड फॉर 2 years, देन वी गॉट मैरिड। सर अभी वो जब टीवी देख रही होंगी तो कोई अगर उनकी चाहत हो कि आज पुनीत जी मेरे लिए एक गाना गुनगुनाए, तो हम सभी की एक चाहत हो जाए, कोई एक ऐसा गीत जो आप अपनी फैमिली के लिए या हाँ, अपनी मैं वाइफ ये के लिए क्या मेरा प्रॉब्लम है जी, मैं गाना गा नहीं सकता। मुझे गाने का बड़ा शौक है, पर मैं जब भी गाता हूँ लोग भाग जाते हैं। नहीं सर, हम भागेंगे नहीं। एंड द थिंग इज व्हाट कि लेकिन मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, मेरे घर में सब गाते हैं। अच्छा। मेरे पिताजी ब्रिलियंट सिंगर, मेरे सारे चाचा जितना अच्छा गाते हैं, मेरी बहन इतना अच्छा गाती है, बट मैं गा नहीं सकता। बट मुझे आई गॉट अ वेरी गुड ईयर फॉर म्यूजिक। जी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ, उसने मुझे बेसुरा बनाया लेकिन कनसुरा नहीं बनाया। जी। तो एक लाइन मेरी वाइफ का और हमारा एक फेवरेट गाना है, मैं चाहूंगा वो 2 गाने हैं। आप दीपाली के लिए एक था, एक फिल्म थी मेला, जी। आर.डी. बर्मन का म्यूजिक था, उसका गाना था रुत है मिलन की साथी मेरे आरे, सर, थोड़ा मोहे rhythm में। कहीं ले चल बाहों के सहारे। रुत- नहीं, मैं गान हाँ, हाँ, मैं नहीं, आप शुरू गा कर- दीजिए, मैं आ- गा नहीं आपके सकता। आपके साथ होगा। मैं गा ही नहीं सकता। सर आपके साथ ही होगा, साथ में सिद्धांत भी। मैं तो इनसे भी बुरा हूँ, ये दोनों दुर्योधन की एक खामी है, नहीं, वो but गाना नहीं और गा लेकिन मुझे आज गाना हम है। आपको गवा के रहेंगे। रुत है मिलन की साथी मेरे यारे, मोहे कहीं ले चल बाहों के सहारे। आप बिल्कुल बेसुरे नहीं हैं, आप बहुत सुर में बहुत हैं। बढ़िया नहीं, गाया। नहीं, ये एक उनका फेवरेट गाना है। और एक था तेरे मेरे बीच में, शिवरंजनी राग में कहाँ मरवा रहे हो आप मुझे? सर जैसे शिवरंजनी राग है, आप भी तो कहीं ना कहीं जब महाभारत वहाँ शिव कृष्ण का सभी होते नहीं, हैं। मतलब ये उनका फेवरेट बहुत गाना अच्छा। है, मैंने बस बता दिया। इससे एक चीज और निकल कर आई, जी यू आर वेरी रोमांटिक सर। हाँ जी, डेफिनेटली इंसान है, मर्द है। और द थिंग इज व्हाट, सी सारे इमोशंस हैं। जी। अब जस्ट बिकॉज एक पात्र दुर्योधन का किया है, इसका मतलब नहीं मुझे लड़ाई करता रहेगा। वही तो बात है। दैट्स देयर। जी। तो दुर्योधन का इनफैक्ट जो हमारा प्ले है, आप उसमें दुर्योधन के मार्मिक पक्ष को देखेंगे, जी। जिसका एक जो सॉफ्टर साइड है वो हमने अभिव्यक्त किया है जी। हमारे प्ले में। सर ये बहुत अच्छा है, इनफैक्ट हर किसी को ये प्ले देखना चाहिए। और मैं थोड़ा आपके थोड़ा और फ्यूचर प्लान्स के बारे में थोड़ा ये जानना चाहूँ तो अभी भी आप फिल्मों में कई बार ही राजपाल यादव को ऐसे गर्दन से पकड़ के छोटा डॉन बना देते हैं क्या? आप जब भी आते हैं बड़ा अच्छा लगता है, पर्दे पर हम देखते हैं। आप आगे और क्या सोचते हैं थिएटर के लिए और अपनी फिल्मों के लिए? हाँ जी, देखिए मैंने गर्व बनाई, उसके अंदर मैंने एक इंडो यूएस प्रोजेक्ट बनाया था, विच वॉज टोटल, इट वॉज फॉर द अमेरिकन मार्केट। जी। कि वहाँ पे जो आफ्टर मैथ हुआ था 9/11 के बाद, द सिख्स वर मिस्टेकन टू बी अरब्स एंड दे वर अटैक्ड। तो उस इशू को लेकर मैंने एक फिल्म बनाई थी, आई एम सिंह। जी। कि जो सरदारों को जो अफगानी समझ के मारा गया था वहाँ पे, Racial crimes हुए थे। हेट क्राइम्स हुए थे, उन पे एक फिल्म बनाई थी, वो वहाँ के ऑडियंस के लिए। तो मैं काम तो करता हूँ एट प्रेजेंट। मैं और सिद्धांत हमने मिलके एक बायोपिक लिखी है, गामा पहलवान, गामा के ऊपर। जी। हमने दोनों ने लिखा है और सलमान खान उसे बना रहे हैं। वाह। हम सलमान के लिए बना रहे हैं। सलमान इज द प्रोड्यूसर ऑफ गामा पहलवान, सोहेल सोहेल खान खान इज प्लेइंग गामा। तो हमने उसका शूट किया है। बाकी ये आपने महाभारत हमारा प्ले है। एज एन एक्टर तो मैं काम करता ही रहता हूँ जी। जी हम तो देखते ही तो वो रहते हैं है, आपको। चलता रहता है। अभी मेरा हाल ही में रस्किन बॉन्ड की कहानी थी, परछाई। जी। तो मर्डर एट रिट्स, तो एक वो उसकी फेमस उनकी स्टोरी पे मेन कैरेक्टर मैंने वहाँ पे किया था। सिद्धांत एज एन एक्टर भी आ रहा है, इसकी Z5 पे एक वेब सीरीज आ रही है, टाइटल रोल, उसमें मैं लीड हूँ। ग्रेट। वो किया है अभी हमने, साथ में एक और प्ले लिखा है, वो भी जल्दी आने वाला है। एक चीज़ बहुत खूबसूरत है इस मंच पर अभी 4 अभिनय फील्ड के ही लोग हैं, तो बड़ा एक इस बारे में बात होती है, ऐसा लगता है कि हम घंटों बातें करते रहें। आपने थिएटर की बात की ना, मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए क्या है कि फिल्म्स का ऐसा, ये वेब सीरीज के आने से ऐसा हो गया कि अब थिएटर में लोग, जब तक आपकी बहुत ही भव्य कोई बड़ी बाहुबली जैसी फिल्म नहीं बनाएंगे, लोग थिएटर में कब जाएंगे। जी। नहीं, तो
कम या बहुत ही फिल्म आपकी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन आपको 2 हफ्ते बाद तो आपकी वेब सीरीज आप पे आ ही जाएगी फिल्म आपकी, और इतनी चॉइस है आपको देखने की। बट थिएटर इज वन मीडियम, ये समाप्त नहीं होगा, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस जो है बिकॉज आप अब जो हम पहले फिल्में देखते थे थिएटर में जी, लेकिन लाइव परफॉर्मेंस एक ऐसी चीज है जो लोग घर पे बैठ के नहीं देख सकते। हाँ दे हैव टू गो टू ऑडिटोरियम टू सी इट। दैट इज व्हाई एक रिवाइवल हुआ है ऑन अ कमर्शियल स्केल। और ये सबसे Theatres का। स्वस्थ एंटरटेनमेंट का साधन हाँ है। जी, लाइव साधन भी है। फॉर एन एक्टर बहुत खुशी होती है जब ऑडियंस उसी वक्त ताली मारती है, एंड इवन फॉर ऑडियंस आप एक्टर को इमोट करते हुए देखते, एंड इट्स ऑनेस्टी। अगर वो रो रहा है तो सच्ची में रो रहा है, ग्लिसरीन नहीं लगाया उसने, हाँ, he does not put anything in his eyes। रीटेक का कोई चांस रीटेक का नहीं है। कोई चांस चांस नहीं। और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, बेसाख्ता आपको ताली मिलेगी, आपको वाहवा मिलेगी। कोई मतलब फोटोशॉप नहीं है, कोई डीआई नहीं है, कुछ नहीं है, उसी वक्त आप देख रहे हैं। जी देखो डायरेक्ट कनेक्ट बहुत है ही डायरेक्ट true ऑडियंस के साथ। performance जो है। अभिनेता है वो जी रहे हैं और कैरेक्टर को गुस्सा कर रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, इट्स लाइफ। इनफैक्ट कहते हैं सर कि रंगमंच तो है ही दर्शकों का मीडियम, क्योंकि दर्शकों को बिलीव कराना एक निर्देशक का बहुत बड़ा अभी काम दूसरा है। जी देखिए क्या, एक तो ना हम एक प्ले, अभी हमारा जो महाभारत इज नॉट ओनली अ प्ले, इट्स अ शो। इट्स अ शो, मैग्नम ओपस, लार्जर देन लाइफ, द सेट्स सेटिंग्स विद 3D, हमारी बैकड्रॉप्स, हमारी बैक स्क्रीन्स हैं, द बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही आप देखिएगा बिल्कुल। बहुत ही भव्य पैमाने पे we made it। थिएटर बहुत बदला भी है। हाँ जी। पहले एक अब ये आर्टिस्ट जो modern करता हो गया था, अब बिल्कुल। इस वक्त जो आप महाभारत कर रहे हैं वो बहुत ही नहीं जी क्या रिच है। नहीं अब प्लस जब आजकल सुविधा है, अब हम इस महाभारत को हम लेकर गए किंगडम ऑफ ड्रीम्स में, हमने वहां परफॉर्म किया। तो आजकल इतनी जो स्टेज नीचे से ऊपर आ रहा है, केबल्स हैं, क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, आग जल रही है। विजुअल Audio, इफेक्ट्स so we've incorporated everything, so it's become a very grand show। बहुत इफेक्टिव हो गया है। और इनफैक्ट ये बदलाव होना भी ज़रूरी है, क्योंकि थिएटर में वही एक चीज़ देख के लोग वो सोचते हैं कुछ हमें, अगर हमें उस एक दर्शक वर्ग को खींचना है जो सिनेमा की तरफ भी जाते हैं ज़्यादा, जनरेशन चेंज हो रही है, तो थिएटर को भी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। नहीं सब थिएटर तो जिंदा रहेगा जी, बट विद टाइम अगर जो आपके पास में जो ये फैसिलिटीज मौजूद मतलब आपको अवेलेबल है, हाँ, जो तो उनका इस्तेमाल technologies करना नई चाहिए। आ रही हैं। टेक्नोलॉजी वी शुड इनकॉर्पोरेट दैट, जी जी and we have to keep adapting ourselves and keep growing and progressing। एक मैसेज उन सभी रंग कर्मियों के लिए या जो अभी नए आपने आ रहे इतना हैं संघर्ष किया उनके और लिए, फिर जी। आप कलाकार बने। उस तो बीच जो में, नए कलाकार हैं, हाँ उसी चीज़ को मैं एक अलग चीज़ में पूछ रहा हूँ। एक्ट एंड स्पीच की आप महारथी रहे जी। आपने सिखाया, तो एक उस पर एक कोई मैसेज अगर आप किस तरीके से जी, किया जाए। जितने जो एक्टर्स बनने आते हैं जो बच्चे, मैं से एक स्पेशल बात कहा क्या, आजकल जो बम्बई में भी मैं बच्चों को देखता हूँ और जो पूरे देश भर से जो बच्चे के हमें मुंबई जाना है, हमें कलाकार बनना है, तो एक क्या जनरल एक परसेप्शन बन गया यार बॉडी बहुत अच्छी होनी चाहिए, या मुझे दिखना होता है, हेयर स्टाइल ऐसे होना चाहिए, नहीं यार मुझे हॉर्स राइडिंग आनी चाहिए, अच्छा फिर मुझे क्या कराटे मार्शल आर्ट सीखना है, मुझे डांसिंग सीखनी है। इंसान सब कुछ सीख रहा है, खाली एक्टिंग और स्पीच डिक्शन छोड़ के। सही बात है। आजकल अब दुर्भाग्यवश बात है, बट हमारे जो बॉम्बे में जो हम थिएटर में आजकल जो हम ये टीवी सीरीज में काम करते हैं, आपको रोमन इंग्लिश में स्क्रिप्ट लिखी हुई आती है। बिल्कुल इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। देवनागरी में होनी चाहिए। बिल्कुल अब आपको अब फ और फ में कोई फर्क ही नहीं होगा। जी। अब फूल वो एफ लिख देंगे, वो बिल्कुल। फूल हो जाएगा, वो पीएच होना चाहिए, वो फूल होना चाहिए। फूल। अब लोगों का फूल कहते हैं, सफलता लोग कहते हैं, फल से सफल, तो फल तो नुक्ता तो हिंदी में तो नुक्ते हैं ही नहीं, हिंदी में नहीं, उर्दू में है। उर्दू में है। जी। अच्छा कई बार लोग कहते हैं कि साहब, एक बार मैं सुन रहा था किसी से कोई कि साहब कि हिंदी में नुक्ते जो हैं वो नहीं है। अरे भाई नुक्ते नहीं है तो आपकी उर्दू में भी तो आधे शब्द नहीं है। जी। उर्दू में आधा शब्द कहाँ है? जी। वो लिखेंगे फर्क पर कहेंगे फर्क, आधा र नहीं है उसमें। मृत्यु वो नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। जिस्म वो जिस्म कहेंगे, और वो मृत्यु कहेंगे मृत्यु पंजाब को। में, पंजाब रीजन में पैदा हुई उर्दू तो नहीं वो नहीं उर्दू लैंग्वेज में आधा शब्द नहीं है। हाँ आप जब उर्दू लिखते हैं जी उसमें आधे शब्द नहीं होते। जी बिल्कुल, हर भाषा की अपनी। तो नहीं वो क्या तो क्या स्पीच पे ही बात कर रहे हैं तो हम। कहने का मतलब ये कि बच्चों को मैं ये अपने जो युवा पीढ़ी है, आप सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए अपने तलफ़ुज़ पर। कोई एक एग्जांपल भी साथ साथ हो जाए तो सर। जैसे मतलब उच्चारण जिसे कहते हैं,
फिर क्या, पहले तो आपका डिक्शन ठीक करिए, फिर आपका स्पीच जो उतार चढ़ाव जो है, इंटोनेशंस कहाँ, फिर कहाँ पॉज लेना है, कहाँ सांस लेना है, कहाँ कंक्लूड करना है सेंटेंस को, कहाँ कंटिन्यू करना है सेंटेंस को, ये सब चीज़ें। अच्छा होता क्या कि हमारे अक्सर मैंने कलाकार देखे, वो हिंदी के जब डायलॉग्स आते हैं वो बोल नहीं पाते, वो याद करने में उनको प्रॉब्लम, रिटेंशन हैज टू बी स्ट्रांग, उसी में फंस जाते हैं लोग। तो एक्टिंग कहाँ से करेंगे? बिल्कुल। आप देखिए, हमेशा देखिए जितने हिंदी भाषी जो कला एक्टर्स रहे हैं, दे हैव रूल्ड द इंडस्ट्री। आप पहले देखिए मोतीलाल जी आप सुपरस्टार्स, बलराज साहनी जी पृथ्वीराज कपूर थिएटर वाले हैं, बिल्कुल। राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद, डिक्शन तो कम से कम अच्छी थी। जी इसीलिए शायद थिएटर आप के लोग देखिए देन अमित जी, आप राजेश खन्ना वॉज फ्रॉम थिएटर, अमित जी, आप फिर नसीर ओमपुरी सर देखिए, शत्रु सर देखिए, ये सब थिएटर वाले हैं। आज भी देखिए, आज नवाज है, आज आपके पास में ये इरफान है, इरफान खान, शाहरुख खान, मतलब शाहरुख खान सबसे बड़ा दिल्ली वाला है, जबान साफ है तभी तो वो रूल करता, बाकी से बेहतर है वो। जी सो अब शाहरुख की इतनी अच्छी जबान है कि दिल्ली, तो कहने का मतलब है आपकी जबान पे तो आपका कंट्रोल होना चाहिए। तो मतलब स्किल्स के साथ साथ में ये चीजें सबसे ज्यादा ये आवश्यक है, ये सबसे बाकी ज्यादा चीज कैन आवश्यक फॉलो। आप एक फिल्म के अंदर आप 2 गाने होंगे, 4 गाने होते हैं, 2 तो हीरोइन को मिलेंगे, हीरो को 2 मिलेंगे, मैं कहता तो 3 भी मिल गए, गाना तो 3.5 मिनट का होगा, जी तो दैट इज स्क्रीन स्पेस 12 मिनट की स्पेस है आपके पास में। पर डायलॉग्स आपको पूरी फिल्म में आपको डायलॉग्स बोलने, तो पहले उस पर मेहनत करिए। सर, इसमें मेहनत में एक चीज़ और आप एक टिप इस पे भी दीजिए। आजकल के जो कलाकार हैं वो डायलॉग ही याद नहीं कर पाते हैं, डिक्शन भी वो भी पहले तो क्या, डिक्शन पहले सही होनी चाहिए। अब आप बिल्डिंग बना रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यार मेरे को ना यार ये इंटीरियर्स में ना ये कलर का पर्दा मैं करूंगा, ये शैनले टांगूंगा, मैं ये कारपेट डालूंगा। अरे भाई पहले नींव पे तो काम करो, इमारत तो खड़ी करो। बराबर है। आप इंटीरियर डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, इंटीरियर डेकोरेशन की बात कर रहे हैं, डांसिंग आना, बॉडी अच्छा होना, घुड़सवारी आना, मोटरसाइकिल चलाना आना बहुत जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि वो, बट सबसे ज्यादा जरूरी है योर स्पीच एंड डिक्शन, स्पीच एंड डिक्शन। बिकॉज माध्यम तो बोलने का है ना जी, जी और आपकी आईज, एक्सप्रेसिव आईज, आपकी जब जबान साफ हो जाएगी, आपका बाकी हर चीज विल बिकम इजी, आप उसको बढ़िया से तरीके से कर सकते हैं। ये बहुत एक अच्छा एक लेसन हमें इनफैक्ट मिल गया सभी को। और सब लोग कहते भी हैं कि खूब एक पैराग्राफ को खूब अच्छे से रीड करो, याद करो। मैं तो समझता हूँ कि जो हमने इनको बच्चों को मैंने बताया है कि बेटा कोई भी एक हिंदी का कोई भी किताब हो, कोई पेपर हो, न्यूज़पेपर, आप एक पैराग्राफ पढ़ो, जोर से पढ़ो और आप सुनो उसे, आप जो बोल रहे हैं आपका उच्चारण सही है या नहीं। पिकअप एनी बुक, आप रुक रुक के पढ़ो, गलती हो फिर एक पैराग्राफ आपको पढ़ना रोज चाहिए। जी बिसाइड्स व्हाट यू आर डूइंग। जी हम न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं, वो अंग्रेजी में पढ़ते हैं, तो उसको कुछ भी हिंदी का कोई किताब हो या कोई पेपर हो, गेट यूज्ड टू द लैंग्वेज। वेरी नाइस। और इस बीच में अब सिद्धांत से भी एक ऐसे ही मैसेज हम ले लें उन युवाओं के लिए जो कि थिएटर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप जो एक्सपीरियंस देख रहे हैं, आप तो सीख भी रहे हैं, आपको तो एक जो कहेंगे गॉड गिफ्ट भी है कि इधर से भी आपको मिल रहा है। आप उन सभी युवाओं को जो आपके जैसे बनना चाहते हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि आजकल एक माइसनरिंग टेक्निक आ गई है, तो बहुत यूज़ होती है कि लोग ना सीन्स को जैसे इन्होंने कहा पढ़ना ज़रूरी है, डायलॉग्स याद करना ज़रूरी है, स्पीच डिक्शन लर्न करना ज़रूरी है। आजकल बहुत क्या होता है ना, लेट्स इम्प्रोवाइज इट, मीन्स करेंगे। इम्प्रोवाइजेशन एक डिजीज़ होती है, या तो बहुत सीन को बेहतर बना देती है या सीन को एकदम कचरा कर देती है। जी, तो व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम डैट, मैं बस ये कहूँगा कि आप पहले सीन को पढ़ लो और पढ़ के आप इतना उसको रिहर्स कर लो कि वो आपका एक सेकंड नेचर हो जाए। जैसे विराट कोहली जब क्रिकेट खेलता है, उसको नहीं पता कि बॉल यहाँ पे आने वाली, लेकिन उसका बैट ऑटोमेटिकली कवर ड्राइव के लिए जाता है जी, बिकॉज उसकी एक मसल मेमोरी जो बॉल है वो बल्ले के सेंटर में ही लगेगा ऑटोमेटिकली। क्यों लगता है? बिकॉज उसका रियाज है, वो नेक्स्ट पे 1000 बार उसने उस कोई स्ट्रोक की भी प्रैक्टिस की। सीन आए, जैसे हमें ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, हम कैसे एक मंत्रों को याद करते हैं ना, आप उसे परफेक्टली याद कर लीजिए। डिक्शन, स्पीच, प्रोनाउंसिएशन जब हो जाए, फिर आप जाइए और आप इम्प्रोवाइजेशन के साथ खेल सकते हैं।
जी लेकिन आप पहले ही अगर सोच के जाएंगे ना, आई विल इम्प्रोवाइज इट। बहुत ही अच्छी बात जी, कही। तो यहाँ ये पर- मैं कहूँगा कि मैंने अपने को एक्टर्स के साथ देखा है ये होते हुए। वो डायलॉग याद करके आते नहीं है और फिर गलतियां होती है शूटिंग में, और फिर कंटिन्यूटी में जग आता है। वहाँ पे क्या बोला था, इस टेक में कैमरा इस एंगल से लगा कुछ और बोला, वहाँ से लगा कुछ और बोल दिया, इट बिकम्स अ मेस। ये मैस हो जाता है। तो यहाँ एक बहुत अच्छी एक नॉलेज भी मिल रही है रुचि जी, और इनफैक्ट हम तो चाहते हैं नॉलेज बहुत सारी चलती रहे, और दो दुर्योधन है हम लोग तो बहुत मुखातिब होने में मज़ा आ रहा है, लेकिन समय जो है वो कह रहा है कि अब हमें आगे भी चलना है। लेकिन इससे बहुत सारी अच्छी बातें हुई है, और पुनीत जी आज ये पुनीत अवसर रहा है कि आप दोनों से मुलाकात हुई है, सिद्धांत भी आए हैं, और हम चाहेंगे आप पिता पुत्र की जोड़ी सिनेमा पे, रंगमंच पे यूं ही छाई रहे, और आप सबको सिखाते भी रहें और हमारे पास आते भी रहें। आप अवश्य यहाँ जी। पर आए पुनीत सर जी और धन्यवाद सिद्धांत जी, जी, बहुत नमस्कार। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और रुचि जी अब हमें चलना होगा, लोकगीत की तरफ चलते हैं, और उसके बाद में आप देखिए डीडी राजस्थान के अन्य कार्यक्रम। आज्ञा दीजिए तरुण व्यास और रुचि भार्गव को। नमस्कार। नमस्कार।